नमस्कार, स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इकाई 1 जो कि परिचय कराता है उद्यमिता का। तो आज की क्लास के जो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं उद्यमी तथा उद्यमिता का अवलोकन, एक ओवरव्यू लेंगे। साथ ही साथ परिभाषाओं की चर्चा होगी। उद्यमी कौन है, उद्यमिता से क्या समझते हैं। इसके साथ ही साथ उद्यमिता तथा इंट्राप्रेन्योरशिप की अवधारणा क्या है, इसको भी समझने का प्रयास होगा। और उनकी विशेषताएं क्या है, कौशल क्या है, एंटरप्रेन्योर की जब हम बात करते हैं तो उसको भी समझने का प्रयास होगा। सर्वप्रथम हम चुनौती और उद्यमी के बीच में क्या संबंध है, इसकी जानकारी लेते हैं एक सिंपल केस स्टडी के माध्यम से। जापानियों को हमेशा से ताजी मछलियां पसंद रही हैं, लेकिन कुछ समस्या है। समस्या ये है कि जापान के करीब के पानी में दशकों से बहुत सारी मछलियां नहीं रही। तो इस कारण से क्या हुआ, जापानी आबादी को खिलाने के लिए मछली पकड़ने हेतु जो छोटी छोटी नावें थीं वो बड़ी हो गई और पहले से कहीं ज़्यादा दूर समंदर के बीच में जाना पड़ा। लेकिन जब मछलियां पकड़ी जाती, चूंकि समंदर के बीच में जाना पड़ता था, तो जब वापस आते थे तो मछलियां ताज़ी नहीं थी। तो जो कंपनीज थी जो मछलियां पकड़ती थी, उन्होंने एक समस्या का समाधान लिया और अपनी नाव में फ्रीजर लगा दिया। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो मछलियां थी वह कम कीमत में आने लगी क्योंकि फ्रीजर का उपयोग होने लगा। लेकिन जापानियों को अभी भी जमी हुई मछलियां, जो फ्रोजन मछली थी, वो पसंद नहीं थी। फिर इस समस्या के समाधान के लिए जो मछली पकड़ने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने टैंक स्थापित कर दिए नाव में। अब नाव में टैंक स्थापित हो गया, मछलियां पकड़कर उसमें रखी जाने लगी। लेकिन ज़्यादा दिनों तक उस टैंक में रहने के कारण उनकी जो गतिशीलता थी वो नहीं बन पाई और इसलिए उन्होंने अपना जो ताज़ा मछली का स्वाद था वो खो दिया। तो फिर से समस्या उत्पन्न हो गई। अब जो है, जापानी तो हमेशा ताज़ा मछली का स्वाद, जीवंत स्वाद पसंद करते थे, वो सुस्त मछली तो पसंद करते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, अब समाधान के विषय में सोचा। समाधान क्या था, तो मछली को ताज़ा रखने के लिए जापानी जो मछली पकड़ने वाली कंपनियां थी वो अभी भी मछलियों को टैंकों में डालती थी। लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या किया कि अब वे हर टैंक में एक छोटी शार्क को जोड़ लेते थे, वहां डाल दिया जाता था। अब शार्क कुछ मछलियां खाती थी, लेकिन अधिकांश मछलियां बहुत ही जीवंत अवस्था में पहुंचती थीं क्योंकि वो अपना जान बचाना चाहती थीं। शार्क को ऐड किया गया और इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मछलियां थीं उनको चुनौती दी जाती है। यह बहुत बड़ा समाधान सामने आया। तो अब हम समस्याओं की बात करें इस केस स्टडी की, तो समस्या समझते हैं। सबसे पहले जो मछली के लिए प्यार था जापानियों का, वो समस्या थी, तट पर आपके मछलियां नहीं मिलती थीं। फिर ताजी मछली का जो स्वाद चाहिए था वो एक समस्या रही। ताजी मछली का स्वाद कैसे चाहिए ये बरकरार रहे, ये आपकी एक समस्या बनी। और उसमें सुधार करने के लिए क्या चीज़ें की जाएंगी। तो समाधान के रूप में क्या हुआ, छोटी नावों की जगह पर बड़ी नावों का उपयोग किया जाने लगा। अगर ताजी मछली चाहिए तो उन्होंने क्या किया था, फ्रीजर की स्थापना की थी, लेकिन ये भी समाधान नहीं दे पाया था। तो स्वाद को बरकरार रखने के लिए मछली टैंकों की स्थापना हुई थी और अंत में शार्क को जोड़ा गया था ताजी मछली के स्वाद में सुधार करने के लिए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि समस्याएं आई और समस्या चुनौती के तौर पर आई और उसका समाधान भी किया गया। अब हम में से भी अपने जीवन को अगर हम लोग देखें तो हम लोग भी इसी तरह से कुछ तालाब में रह रहे हैं और ज़्यादा समय क्या होता है, थकान महसूस होती है, सुस्त महसूस करते हैं। तो हमारे अपने जीवन में भी एक सार की आवश्यकता है। सार की आवश्यकता क्यों,
तो हमें जगाए रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए। और शार्क हमारे जीवन में क्या दर्शाती है? नई चुनौतियाँ। तो यह सीख हमें यहाँ से लेनी चाहिए कि चुनौती और उद्यमी आपस में इस प्रकार संबंधित हैं कि जब भी उद्यमशीलता की बात की जाएगी, उसकी खोज की बात की जाएगी, तो जो मुख्य प्रेरक कारक है, जो मेन मोटिवेटिंग फैक्टर है, वह है चुनौती। साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है, समस्या समाधान करने की बात की जाती है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो चलिए आते हैं अब उद्यमिता की अवधारणा को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति है उद्यमी, और वह एक प्रक्रिया या क्रिया के द्वारा जाता है जिसे हम उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं, और परिणाम क्या होता है? एक उद्यम या एंटरप्राइज या उपक्रम। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि जब भी हम उद्यमिता की बात करेंगे तो व्यवसायों का निर्माण, उद्यमिता व्यवसायों के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ हम जब क्षेत्रों की बात करें या राष्ट्रों की बात करें, तो उनके विकास में भी अपना यथेष्ट योगदान देती है। साथ ही साथ आप अगर ध्यान से देखें, तो ये जो बड़े बड़े परिणाम हैं, जब हम राष्ट्र के विकास की बात करें या क्षेत्र के विकास की बात करें, तो उनकी बहुत ही विनम्र शुरुआत होती है। और अगर इसकी प्रक्रिया को ध्यान से देखा जाए, तो उद्यमशीलता की जो कार्रवाइयां हैं, वह आकर्षक अवसर तथा एक उद्यमी व्यक्ति के गठजोड़ से ही प्रारंभ होती है। अब हम ये अवसर क्या हैं, उद्यमशीलता के अवसर की अगर बात की जाए, तो इसे हमें समझना पड़ेगा। ये अवसर हैं, वे परिस्थितियां हैं जिनमें हम नए सामान, सेवाएं, कच्चा माल और आयोजन के तरीके शुरू किए जा सकते हैं और अपने उत्पादन लागत से अधिक पर बेचा जाता है। तो वो परिस्थितियां हैं जिसमें हम नए सामान, सेवाएं, कच्चा माल और आयोजन के तरीके शुरू कर सकते हैं और अपने जो उत्पादन का जो कॉस्ट है, उससे अधिक लागत पर बेचा जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, एक उद्यमी अवसर क्या कर सकता है कि मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट है, टेक्निकल प्रोडक्ट है, उसको नए बाजार में बेचा जा सकता है। जो अभी एग्जिस्टिंग टेक्निकल प्रोडक्ट है, उसको क्या कर सकते हैं? नए बाजार में बेच सकते हैं। या फिर वैकल्पिक रूप से क्या हो सकता है कि मौजूदा बाजार के लिए एक नया तकनीकी उत्पाद लाया जा सकता है, या फिर नया उत्पाद, सेवा और एक नया बाजार, दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ये अवसर सामने आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, वह यह है कि जब भी हम उद्यमशीलता की बात करते हैं या फिर उद्यमिता की बात करते हैं, तो ये कुछ नए करने का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो ये जो चीजें हैं, वो आखिर करता कौन है? तो ये एंटरप्रेन्योर करता है, उद्यमी करता है, या फिर जो एक समूह है, व्यक्तियों का समूह है, जो कि इन अवसरों को पहचानता है, मूल्यांकन करता है तथा इन परिस्थितियों को संभावित अवसर के रूप में दोहन कर पाता है। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। इसलिए तो कहा जाता है कि उद्यमिता एक्शन की बात करता है। एक्शन क्या होता है? कार्रवाई क्या होती है? किसकी आवश्यकता होती है?
तो ये उद्यमितीय गतिविधि की बात करता है। और कैसे संभव हो पाता है यह? तो ये नए उत्पादों या प्रक्रियाओं के निर्माण या फिर नए बाजार में प्रवेश के माध्यम से संभव हो पाता है। और इसके लिए हमेशा हमें ध्यान रखना होगा, या तो किसी नवनिर्मित संगठन के माध्यम से या फिर किसी स्थापित संगठन के भीतर से यह कार्य संपन्न हो सकता है। तो कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यही कहता है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक प्रक्रिया के द्वारा एक नए एंटरप्राइज या उपक्रम की स्थापना करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुछ नया करना। अब उद्यमी शब्द को हम समझते हैं। यह शब्द है जो कि फ्रेंच शब्द एंटरप्रेन्योर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शुरू करना, यानी ऐसे व्यक्ति जो एक नए उद्यम का जोखिम उठाते हैं। यह पहली बार 16वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रेंच भाषा में दिखाई दिया, और यह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? रिचर्ड कैंटिलन, जो कि फ्रांस में रहने वाले एक आयरिश व्यक्ति थे। तो इन्होंने इस शब्द की रचना की। उद्यमी की अवधारणा, इस बात को हम समझते हैं, आखिर उद्यमी है कौन? तो बहुत से लोग, अगर हम ध्यान से देखें अपने आसपास, तो बहुत से लोगों के पास शानदार बिजनेस विचार होते हैं, लेकिन अधिकांश अपने विचारों पर कभी काम ही नहीं करते। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं जोसेफ शुम्पीटर। उनकी एक किताब है 1911 में उन्होंने प्रकाशित की, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनमें उन्होंने लिखा है कि केवल ये बिजनेस क्रिएटर नहीं है। जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, उद्यमी की बात करें, तो केवल ये बिजनेस क्रिएटर नहीं है, अर्थात व्यवसाय रचनाकार नहीं है, बल्कि ये समाज में परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन करने वाले ये एजेंट हैं। तो समाज में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं? ये बात करते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की। कहने का अर्थ ये रचनात्मक विनाश। किस प्रकार होता है? इसमें उद्यमी नए विचार लाते हैं, नए व्यवसायों का निर्माण करते हैं, जो मौजूदा व्यवसाय हैं या विचार हैं उनको अप्रचलित कर देते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं। और ये जो है, ये संकेत है कि आपका जो अर्थव्यवस्था है वह क्या जीवंत है। तो अर्थव्यवस्था की जीवंतता की संकेत की अगर बात की जाए, तो ये उद्यमी के द्वारा संभव हो पाता है। हालांकि अगर आप व्यवसायों का यह निरंतर मंथन देखें, तो कुछ क्या होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ जो होते हैं वो डूब जाते हैं, कई नए सफल हो जा रहे हैं और कई क्या हो जा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं। तो ये कुछ लोगों को चिंतित कर सकता है, लेकिन वास्तव में यह जो है एक स्वस्थ और बढ़ती आर्थिक प्रणाली का संकेत है, जो कि अल्टीमेटली क्या करता है, लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए नए और बेहतर तरीके बना रही होती है, और साथ ही साथ उनके जीवन की गुणवत्ता में, क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो स्टैंडर्ड है जीवन स्तर में, उसमें भी क्या है, सुधार कर रही है। तो हम अगर बात करें, तो एक उद्यमी एक व्यवसाय या उद्यम स्थापित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है। और साथ ही साथ अगर हम इस परिभाषा को देखें कि एक उद्यमी वह है जो महत्वपूर्ण अवसरों की पहचान करके उन्हें भुनाने के लिए आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करता है, और लाभ और विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति में एक नया व्यवसाय बनाता है। ये ध्यान से देखिए कि रिस्क भी है और अनसर्टेनिटी भी है, और इस स्थिति में वह क्या है, एक नया व्यवसाय का निर्माण कर रहा है, आवश्यक संसाधन जो संसाधन हैं उन्हें इकट्ठा कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़,
लाभ और विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है। तो उद्यमी की अवधारणा की बात करें तो नए व्यवसाय को या उद्यम को स्थापित करने वाला एक जिम्मेदार व्यक्ति है। अब इसकी कुछ स्किल्स देख सकते हैं, जो परिभाषाएं हमने देखी, जो चर्चा की, उसके आधार पे क्या क्या चीजें हैं। उद्यमी वह व्यक्ति है जो अपना उद्यम विकसित करता है और उसका मालिक है, मध्यम जोखिम लेने वाला है और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिश्चितता के तहत काम करता है। अभिनव है, इनोवेटर है, भटकाव का प्रेरक है, डेविएंट परस्यूट का परसुएडर है, स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है, किसी के अंदर काम नहीं करना, अपना स्वयं का बिजनेस बनाना है, लगातार कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है और यह बेहतरी न सिर्फ अपने लिए बल्कि जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार की भी बात करता है। नियमित गतिविधियों से असंतुष्ट है, थोड़ा सा अलग सोचता है, कठिन जीवन का सामना करने के लिए तैयार है क्योंकि अनिश्चितता में काम कर रहा है। उसे मालूम है कि हो सकता है बिजनेस सफल होगा, हो सकता है कि उसमें नुकसान भी हो। दृढ़ निश्चयी है लेकिन धैर्यवान है, तुरंत असफलता से हार नहीं मानने वाला है। नेतृत्व की भावना प्रदर्शित करता है, अगर लाभ होता है तो अपनी पूरे टीम को वो श्रेय देता है, नुकसान होता है तो वह खुद अपनी बात करता है। प्रतिस्पर्धा की भावना प्रदर्शित करता है, कॉम्पिटिटिव है, अगर कॉम्पिटिटिव नहीं रहे तो उसके एग्जिस्टेंस पर सवाल उत्पन्न हो जाता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता है, भविष्य की ओर उन्मुख है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की प्रवृत्ति होती है, तभी तो वह एक उद्यमी है। सारांश में हम कह सकते हैं कि उद्यमी क्या करता है, अवसरों की पहचान करता है और उसके अनुसार संसाधन जो है, जो भी आपके संसाधन आवश्यक हैं उनका संगठन करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है और परिणाम स्वरूप एक उद्यम आपके समक्ष उपस्थित होता है। परिभाषाएं देखते हैं। रिचर्ड कैंटलन क्या कहते हैं, एक उद्यमी वह एजेंट होता है जो एक उत्पाद में संयोजित करने के लिए कुछ निश्चित कीमतों पर उत्पादन के साधनों को खरीदता है, जिसे वह उन कीमतों पर बेचने जा रहा है जो उस समय अनिश्चित है जब वह खुद को अपनी लागतों के लिए प्रतिबद्ध करता है। एडम स्मिथ के अनुसार एक व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं की संभावित मांग को पहचान कर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए एक संगठन के गठन का कार्य करता है और एक आर्थिक एजेंट के रूप में कार्य करता है और मांग को आपूर्ति में बदलता है, वह उद्यमी है। पीटर एफ ड्रकर, ये बहुत बड़े मैनेजमेंट थिंकर हुए हैं, इन्होंने कहा कि एक उद्यमी वह होता है जो हमेशा परिवर्तनों की खोज करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है और एक अवसर के रूप में उसका फायदा उठाता है। वह मूल्य और उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने में विश्वास करता है। इस प्रकार एक पेशेवर प्रबंधक जो एक अवसर से व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए संसाधनों को जुटाता है और उन्हें आवंटित करता है, उसे उद्यमी भी कहा जाता है। तो हमेशा आप देखिए, इन तीनों परिभाषाओं को अगर आप ध्यान से देखें तो वह अनिश्चितता में काम कर रहा है और साथ ही साथ अपने जो लागत हैं उन पर लाभ कमाने हेतु संसाधनों को इकट्ठा करते हुए एक अवसर की पहचान करते हुए कोई नया उपक्रम बनाता है। आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता की बात की जाती है। उद्यमिता एक व्यक्ति की संसाधनों के उपयोग को कम करने और उन्हें प्रक्रिया में लगाने और इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने की क्षमता है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके कि उद्यमिता क्या है, प्रक्रिया है, और इसका आउटकम अगर बात करें तो एक उद्यम। उसे व्यवसाय की स्थिरता के लिए गुणवत्ता, उत्कृष्टता और उपभोक्ता जागरूकता को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए उद्यमिता टीम वर्क और एक उद्यमी की एक टीम के रूप में निर्माण और काम करने की क्षमता का उत्पाद है। तो हमेशा एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता, एक टीम के साथ काम करना है और उस टीम वर्क का ही यह जो क्षमता है उसका उत्पाद होता है उद्यमिता। परिभाषाएं देखिए। मुसलमान और जैक्सन ने क्या कहा, उद्यमिता व्यवसाय शुरू करने और इसे सफल बनाने के लिए समय, धन और प्रयास का निवेश और जोखिम उठाना है। शुम्पीटर कहते हैं,
उद्यमिता एक अभिनव कार्य है। यह एक स्वामित्व के बजाय एक नेतृत्व। एच कोल के अनुसार उद्यमिता एक व्यक्ति या संबंधित व्यक्तियों के समूह की उद्देश्यपूर्ण गतिविधियां हैं जो आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण द्वारा लाभ को आरंभ करने, बनाए रखने और बढ़ाने के लिए की जाती हैं। उद्यमिता के लक्षण क्या हैं? नवाचार, इनोवेशन इज द एसेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो कुछ नया करना हो सकता है, कुछ नया प्रोडक्ट उत्पाद बना दिया जाए, कुछ नई सेवाएं कर दी जाए, नया बाजार बना दिया जाए, या फिर जो उपलब्ध संसाधन है उसी को नए तरीके से नए कॉम्बिनेशन में प्रस्तुत कर दिया जाए। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनको ही नए तरह से समायोजित कर दिया जाए, ये भी नवाचार के अंतर्गत ही आता है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है, निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और जो अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान होता है। मूल्य का निर्माण होता है, क्रिएशन ऑफ वैल्यू है, जो भी हमारे पास कच्चे माल हैं, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उसका किस तरह से संसाधनों का उपयोग करते हुए फिनिश्ड गुड्स या सर्विसेज में हम कन्वर्ट करें तो डेफिनेटली क्या है, एक वैल्यू का निर्माण होता है। जोखिम उठाना है, अनिश्चितता में काम कर रहे हैं, हो सकता है बिजनेस सफल हो सकता है लॉस भी हो जाए। गतिशील प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि बस एक बार आपने काम शुरू कर दिया और उसके बाद फिर आप बैठ गए। जो भी एनवायरनमेंट में, वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार से आपको क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। इसलिए इसे डायनेमिक प्रोसेस या गतिशील प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। विशेष कौशल और नेतृत्व की आवश्यकता होती है, एक टीम डेवलप करना रहता है, टीम वर्क के अनुसार कार्य करना रहता है, तो निश्चित तौर पर एक लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। मानवीय संबंध, इसके बिना कोई सा भी एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी संभव नहीं हो पाता। आपको मानव के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मूल्य हैं, उन सब को समझते हुए एक किस तरह से आगे उद्यम को बढ़ाना है यह आवश्यक हो जाता है। कार्य की अगर बात करें, उद्यमियों के कार्य तो एंटरप्रेन्योरली फंक्शन हो सकते हैं, उद्यमितीय कार्य हो सकते हैं, प्रमोशनल हो सकता है, मैनेजेरियल हो सकता है, या फिर वाणिज्यिक कार्य भी हो सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जब हम एंटरप्रेन्योरली फंक्शंस की बात करते हैं तो इसमें इनोवेशन है, नवाचार है, कुछ नया करना है, जोखिम लेना है, रिस्क टेक करना है, संगठन बनाना है। नए उद्यम की जब बात की जाए तो आपको संगठन की नींव रखनी है। संवर्धनात्मक कार्य में अगर देखें तो एक सबसे पहले आइडिया खोजा जाता है, एक विचार की खोज होती है, अवसर आप देखते हैं, उसके बाद उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या उस विचार को हम आगे बढ़ सकते हैं, उसको लेकर कोई नया उद्यम या कोई नई सेवा हम प्रारंभ कर सकते हैं। और उसके बाद जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना होता है। इसके पश्चात सारी आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन प्रस्ताव की अगर फाइनेंसिंग नहीं हो, वित्त पोषण नहीं हो, तो फिर कभी भी वह रियलिटी में, यथार्थ में नहीं आ पाएगा। तो इस कारण से जब हम बात करते हैं प्रमोशनल फंक्शंस की तो एक विचार की खोज होगी, उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, आवश्यकताओं को इकट्ठा करना होगा, प्रस्ताव का वित्त पोषण करना होगा। मैनेजरियल कार्य की अगर बात करें तो प्लानिंग की बात है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। ध्यान से समझते हैं, हमें जाना कहाँ है, कहाँ हम जाना चाहते हैं, तो इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। तो लक्ष्य कब निर्धारित होगा, जब हम प्लान करेंगे। तो ये प्लान का कार्य है। और साथ ही साथ आप ध्यान से देखें, जब हम प्लान करते हैं तो नियंत्रित करना ये इसके साथ ही साथ चलता है। कहा जाता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर सियामीज ट्विंस। मतलब आप लक्ष्य निर्धारित कर लिए, लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि अपने मार्ग से भटक जाएं। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए आपको संगठित करना होगा, रोल्स बनाने होंगे, उन रोल्स पे आपको क्या करना होगा, ह्यूमन जो पर्सनल्स हैं उनको स्टाफ करना होगा, उनको रिक्रूट करना होगा, साथ ही साथ उनको निर्देशन देना होगा कि कैसे कार्य करना है, नेतृत्व प्रदान करना होगा,
आपको हमेशा आगे लीड बाय एग्जाम्पल के तौर पर रहना होगा। जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो, सही ढंग से हो, प्रेरणा हमेशा देते रहनी होगी, पर्यवेक्षण करना होगा, सुपरविजन करना होगा, साथ ही साथ समन्वय की बात है। जब तक समन्वय नहीं होगा तो वांछित परिणाम कभी भी नहीं आ सकता। तो इस प्रकार के जो प्रबंधकीय कार्य हैं वह भी आपके एंटरप्रेन्योर के फंक्शन में ही आते हैं। अब कमर्शियल फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले उत्पादन, प्रकल्प आपके सामने है, उत्पादन नहीं होगा तो फिर कोई कार्य नहीं होगा। फाइनेंस, विपणन, मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग हुआ ही नहीं तो आपने प्रोडक्शन कर रखा है, फाइनेंस ले रखा है, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो लाभ की बात नहीं होगी। और पर्सोनल, ये आप ध्यान से रखें, जब भी हम लोग बात करें जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं उसको किस तरह से रखना है, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे आपके टीम में चाहिए, ये सब की चर्चा यहाँ होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अकाउंटिंग की बात करेंगे, जहाँ पे जो आपका लागत है, जो आपके लाभ हैं, उन सब की आप लेखा जोखा रखेंगे। क्या आवश्यकता होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यमिता की आवश्यकता क्यों है? तो हम कहते हैं राष्ट्र की जीवन रेखा। अगर आज के राष्ट्र की बात की जाए तो हर जगह एक समस्या है बेरोजगारी की। जितने ज़्यादा जो विकसित राष्ट्र हैं उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पता होगा कि वहाँ पर जो उद्यमियों की संख्या है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विकसित है। तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करती है उद्यमिता, और इसीलिए इसे राष्ट्र की जीवन रेखा भी बोला जाता है। नवीनता प्रदान करता है, कैसे? तो आप अगर गौर से देखें, जो हमने परिभाषाएं देखी उसमें आपने देखा कि यह इनोवेशन की बात करता है, नवाचार की बात करता है, कुछ नया करना, या फिर कुछ जो एग्जिस्टिंग है उसी में बदलाव करके कुछ नए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपके सामने ले आना है। लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब को इस तरह से समायोजित कर देना है कि कुछ नया जीवन के बेहतरी के लिए सामने आ जाए। साथ ही साथ समावेशी विकास की बात होगी, विकास की बात होगी, इसमें परिवर्तन करने वाला एंटरप्रेन्योरशिप है। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, तो कैसे होगी? समाज के हर अंग को इससे लाभ पहुंचना है, ऐसा तय है। और बढ़े हुए मुनाफे की बात की जाती है। जब भी हम लोग बात करें, आपने कोई सा भी उद्यम लगाया है तो वहाँ पर क्या है, इंक्रीज प्रॉफिट की बात होती है, नए नए रोजगार के अवसर हो रहे हैं और सोसाइटल बेनिफिट भी मिल रहा है। समाज में अगर कार्य हो रहा है तो निश्चित तौर पर सामाजिक लाभ भी मिलता है। तो उद्यमिता की आवश्यकता इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए है। प्रक्रिया ध्यान से देखें, स्वयं की खोज है सबसे पहले, आप आइडिया, विचार की बात करते हैं, उसके बाद अवसरों को पहचानते हैं, जैसा कि प्रारंभ में डिस्कस किया कि क्या क्या अवसर हैं जो कि उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। अब विचारों का सृजन करना है, उनको मूल्यांकन करना है कि क्या ये फिजिबल हैं कि नहीं है। अगर फिजिबल हैं तो उसके लिए प्लानिंग करनी है कि क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता होगी। उसके पश्चात की अगर बात करें तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसके पश्चात फाइनेंस की बात होगी, जहां हम स्टार्टअप पूंजी जुटाने में लगेंगे, और उसके बाद स्टार्टअप होगा। स्टार्टअप जैसे ही आया तो उसमें वृद्धि दर्ज की जाएगी और हार्वेस्ट या उपज की बात की जाती है। हम क्या करेंगे, उस वो जो हमारी वृद्धि हुई उस स्टार्टअप को छोड़कर उसको कहीं और करके अब फिर नए जो है लाभ को लेते हुए नए उपक्रम की बात करने लगेंगे। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है, जहाँ पे स्वयं की खोज से लेके अवसरों की पहचान होती है, विचारों का सृजन और मूल्यांकन होता है, प्लान करने के बाद वित्त के साथ हम स्टार्टअप के रूप में आते हैं, वृद्धि दर्ज करते हैं, लाभ लेते हैं, और उससे फिर आगे की प्रक्रिया जारी रहती है। एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हैं, यह जब किसी संगठन के अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी हो जाती है तो उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। देखिए, एक आंदोलनी उद्यमी या एक बड़ी फर्म के भीतर एक उद्यमी जो उद्यमशीलता कौशल का उपयोग करता है उन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों के बिना, क्योंकि वो जो संगठन है वह उन जोखिमों को लेने के लिए तैयार रहती है। एंटरप्रेन्योर आमतौर पर कर्मचारी हैं जो कि एक कंपनी के भीतर जिसे एक विशेष विचार या परियोजना सौंपी जाती है और उसे विकसित करने का उन्हें निर्देश दिया जाता है, और यह जो निर्देश रहेगा तो वह एक उद्यमी की तरह उस परियोजना को विकसित करता है। साथ ही साथ अगर बात करें
तो जो भी फर्म की क्षमताएं हैं, जो एंटरप्रेन्योर की बात की जा रही है, वो जिस फर्म में काम कर रहा है उसके पास जितने संसाधन हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब के सब उसके पास अवेलेबल रहते हैं। एंटरप्रेन्योर के अगर मुख्य काम की बात की जाए तो वो काम जो है उस विशेष विचार या परियोजना को एक में बदलना है जो कि कंपनी के लिए लाभदायक उद्यम के रूप में सामने आए। इसे कॉरपोरेट उद्यमिता भी कहा जाता है। किसके द्वारा यह गढ़ा गया था? तो गिफोर्ड पिंचट के द्वारा 80 के दशक में। ये एक प्रबंधन सलाहकार थे और उद्यमियों का, ये जो उद्यमी हैं उन कंपनियों के द्वारा किया जाता है जिन्हें नए नवीन विचारों की बहुत आवश्यकता होती है। तो स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि कुछ नया करना चाहते हैं, इन एंटरप्रेन्योर्स का उपयोग करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर वह होता है जिसके पास उद्यमशीलता की जितनी भी जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, वो मौजूद रहते हैं, लेकिन वह उसकी प्रतिभा संरेखित करना चुनता है एक बड़े संगठन के साथ, बनिस्बत कि वह अपनी खुद की कंपनी बनाए, खुद का नया उपक्रम बनाए। वह एक बड़ी जो कंपनी है, जो बड़ा संगठन है, उसके साथ अपने लक्ष्यों को अलाइन कर लेता है। तो स्मार्ट संगठन ऐसे व्यक्तियों की तलाश करते हैं जो कि आविष्कार करना, कुछ नया करना या आगे बढ़ना चाहते हैं और परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में रहना चाहते हैं। ये व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो एक एकीकृत टीम संरचना के हिस्से के रूप में निर्बाध रूप से काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक संगठन ऐसा अवसर प्रदान कर रहा है जहाँ की वह व्यक्ति जो कि प्रतिभावान है, अपने खुद का उपक्रम खड़ा कर सकता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता, जोखिम नहीं उठाना चाहता, उसको संस्था, वो जो बड़ा संगठन है, वह रिस्क के लिए प्रेरित करता है। क्यों जरूरी है यह? तो प्रतिभाशील कर्मचारियों को बनाए रखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अन्यथा उनमें से ज़्यादातर बस छोड़ देंगे और अपने आप ये विचार विकसित करेंगे, एक नया उपक्रम आएगा जो कि अल्टीमेटली क्या होगा, एक कंपटीशन के तौर पर बड़े संगठनों के लिए उभर कर आ जाएगा सामने। यह संगठन और प्रतिभाशाली जो कर्मचारी हैं, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, दोनों की जीत की स्थिति है। वह एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो उसका स्किल सेट है उसको उपयोग करना चाहता है, संगठन भी क्या करना चाहता है, अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। तो इस तरह से दोनों के लिए क्या है, विन विन सिचुएशन है। सारांश में हम कह सकते हैं कि उद्यमिता को एक व्यवस्थित नवाचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें परिवर्तनों के लिए उद्देश्यपूर्ण और संगठित खोज शामिल है और उन अवसरों का एक व्यवस्थित विश्लेषण है जो ऐसे परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए पेश कर सकते हैं। संदर्भ ये सारी चीज़ें हैं, ये बुक्स हैं और ये कुछ आपके वेब लिंक हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।